ये आदमी कर क्या रहा है अंदर? बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। सो गया क्या अंदर? कमाल के लोग, दूसरे के टाइम की तो कोई वैल्यू ही नहीं। सर, इतना लेट? ये सर्विस है तुम्हारे रिजॉर्ट की? सॉरी सर, आपने कैंची मांगी थी, वो तो नहीं मिली। चाकू लेकर आया, इससे काम हो जाएगा। और तो ब्लडी लाउजी पीपल, 10:30 हो गए, मीटिंग्स करनी है, अपॉइंटमेंट्स है, और अंदर ये आदमी बैठ के धरना दे रहा है। सर, आप अंदर नहीं जा सकते सर। हेलो यार, सुन रहे हैं आप? ओ भाई साहब, जल्दी कीजिए, मुझे लेट हो रहा है। शराफत नाम की भी कोई चीज होती है, घर ही बनाकर बैठ गए हो। इग्नोर करने की भी हद होती है यार। अरे हाँ मैं पार्टी में आने की कोशिश करूंगी, कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकती। मेरा जॉब ही कुछ ऐसा है यार, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चल अब मैं रखती हूँ, बाय। नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। रात को 1 बजे 2 बजे कोई भी कभी भी आके चले जाएगा। जवान लड़की के घर में रात के टाइम में किसी लड़के का आने का मतलब हम अच्छी तरह से जानते हैं। क्या चल रहा है यहाँ पे? हाँ, और ये रो क्यों रही है? आप इनसे ही पूछिए ना, इसने क्या चाला रखा है यहाँ पे। देखिए मैडम, ये सोसाइटी है और हम सब फैमिली वाले हैं, और ये कैसी कैसी हरकतें करके रखी हैं यहाँ। हरकतें? आपका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये दोनों लड़के रात बिरात इसके घर आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, शरारत करते हैं। और तुम एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम यहाँ से खुद से चली जाओ, नहीं तो हम सब मिलकर तुम्हें जबरदस्ती यहाँ से निकाल देंगे। एक मिनट, शांत हो जाइए आप लोग। कौन है ये लोग? मुझे नहीं मालूम कौन है ये। 2 दिन से मेरी रूम पार्टनर नहीं है, और ये लोग रोज रात को आके मुझे तंग करते, जबकि मैंने इनको कभी देखा भी नहीं है। देख जिया, झूठ मत बोल, तू ही हमें बुलाती है और अब पहचानने से मना कर रही है। हाँ, कसम से हमेशा खुद ही फोन करके बुलाती है हमें। देखो, झूठ मत बोलो, मैं तुम लोगों को नहीं जानती हूँ। पता नहीं ये लोग मुझे क्यों बदनाम कर रहे हैं। देखो, झूठ और सच का फैसला कहीं और जाकर करना, समझी? गुप्ता जी, इस बात का फैसला अभी कीजिए आप, और अगर आपसे भी नहीं होता है तो हम सब मिलकर इस लड़की का कमरा खाली कर देंगे। प्लीज सर, ऐसा मत कीजिए। देखो, मैं तुम्हें भाड़े पे घर देने के वक्त कहा था ना, हमारे सोसाइटी का रूल बहुत सख्त है। क्या बोला था ना? बोलो। प्लीज सर, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। फिर भी 2 दिन में मेरी रूम पार्टनर आ जाएगी, तब मैं अपना सारा सामान यहाँ से शिफ्ट कर लूंगी। ओके, 2 दिन का टाइम देता हूँ, लेकिन 2 दिन में रूम खाली हो जाना चाहिए, समझी? तुम दोनों भागो यहाँ से। अरे चलो निकलो। ठीक है जिया, ये तूने अच्छा नहीं किया। हाँ। पहले खुद ही हमें बुलाती है और फिर इंसल्ट करती है। कमाल है यार। चल चल। जिया, रो, अगर तुम बेकसूर हो तो सच सामने आ जाएगा। रो मत। मैडम मेरा बिल बनाइए। फौरन। सुनिए, जरा शांत हो जाइए। देखिए, यहाँ पर खून हुआ है। जब तक हमारा इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता, कोई ये होटल छोड़कर नहीं जाएगा। मैडम, आप भी ध्यान में रखिए, कोई भी गेस्ट नहीं जाएगा यहाँ से, समझे? सर,
सर बॉडी नहीं है। बॉडी नहीं है? ये कैसे हो सकता है? बॉडी गई कहां? बॉडी कैसे गायब हो गई? ये कैसे हो सकता है? और सर अगर किसी ने मर्डर किया है और अगर वो बॉडी ले गया तो फिर ये सिर क्यों छोड़ गया? वही तो, अगर सिर यहां छोड़ा और लाश कहीं पर लेकर गया तो कोई ना कोई निशान तो होने चाहिए था। किसी ना किसी ने तो देखा होगा। कोई ना कोई तो जगह हो सकती है। कहां गई लाश? हुआ क्या यहां पर? नहीं 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 नहीं, यहां पर जो कुछ भी हुआ है ना सांखे, यहीं पर हुआ, इसी 4 दीवारों के अंदर, इस टीम बॉक्स में, यहीं पर। सर इस सिर को देख के ऐसा लगता है किसी ने बहुत ही बेरहमी से कत्ल किया इसका, लेकिन यहाँ पे एक भी खून का निशान, कोई धब्बा, कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली, अगर सिर कटा है तो खून होना चाहिए था इन दीवारों पर, खून होना चाहिए था इस फर्श पर, लेकिन यहाँ पर खून का कोई भी निशान नहीं, कोई धब्बा नहीं। यहाँ देखो इस बॉक्स में खून का कोई भी निशान नहीं, कोई भी निशान नहीं, ना कोई हथियार का निशान। सांखे, सिर कटा हुआ है, लाश गायब है, लेकिन इस पूरे कमरे के अंदर कुछ भी निशान नहीं, कमरा सुथरा साफ है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है बॉस। सर, सर जिसका खून हुआ है उसके दोस्त बाहर आए हुए। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूं। सांखे, देख ले इस कमरे का एक एक कोना कोना छान वाले, देख ले कुछ मिलता है क्या? देखता हूं। सर ये रहे। आप लोग रजित के दोस्त हैं? जी सर। आखिरी बार कब मिले थे रजित? सर आज सुबह ही मुलाकात हुई थी। तो क्या कुछ फर्क लगा आपको रजित के बर्ताव में? सर ऐसी तो कोई बात नहीं है। इनफैक्ट हम जिम से साथ में ही आ रहे थे, कॉरिडोर में मेरी उससे बात भी हुई, बहुत फ्रेश और बहुत खुश लग रहा था। अरे रजित, कैसी रही तुम्हारी मसाज? हाँ, हल्का महसूस कर रहा हूँ। सेमिनार के लिए आए पर ऐसा लग रहा है वेकेशन के लिए आए हैं। लगा तुम वाकई में वेकेशंस के लिए ही आए हो। अरे कहीं सेमिनार में सो मत जाना। नहीं, मैं आधे घंटे के लिए स्टीम बात कर लूँ, फिर टॉक्सिन्स भी क्लीन हो जाएंगे और मैं फ्रेश भी लगूंगा। सर उसके बाद हम दोनों यहाँ स्टीम रूम में आए और वो स्टीम रूम का अटेंडेंट रिकी, सर रिकी ने ही स्टीम रूम तैयार किया था रजित के लिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रिकी। 10 बजे का अपॉइंटमेंट है मेरा। यस सर। सर आप साइन कर दीजिए। थैंक यू सर। आइए सर। कितना टाइम लगेगा? सिर्फ 25 मिनट। चल रजित एंजॉय कर, पेपर में मिलते हैं। चल ठीक है, ओके। स्टीम रूम का अटेंडेंट रिकी। रिकी, ये स्टीम रूम का अटेंडेंट रिकी कहाँ है? जरा बुलाओ उसे। सर वो जब से हादसा हुआ है तब से गायब है। रिकी इस रिसोर्ट में कहीं नहीं। रिकी गायब है? जब से हादसा हुआ रिकी गायब है। इस रिकी का पता लगाना पड़ेगा। सर सर, खून, एक और लाश उधर है। ये हो क्या रहा है आपके होटल में? हाँ, एक सिर मिला है जिसकी लाश गायब और अब ये दूसरा खून। सर मैं तो खुद परेशान हूँ, ये क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा सर। अब हाथ फेरिए। देखो फिंगरप्रिंट चेक करो इस पर। सो हाँ,
ये खाली ब्रीफकेस? स्टील की ब्रीफकेस, वो भी खाली। जरूर इसमें कुछ ऐसा सामान था जिसकी वजह से शायद इसे मारा गया। सर, ये 2 ग्लासेस। 2 ग्लासेस? स्टिक वगैरह के तो कोई मार्क नहीं, लेकिन एक बात तो पक्की है कि यहां पर इसे मिलने कोई आया तो था जरूर। कोई ऐसा आदमी जिसे शायद जानता था, जरूर जानता होगा उसे। क्या नाम क्या था इस गेस्ट का? सर विनय नाम था इनका, और यहाँ पे होने वाले सेमिनार के लिए आए थे। विनय, तो इससे मिलने अगर जो भी कोई आया होगा उसका रिकॉर्ड तो हमें रिसेप्शन से मिलेगा ही ना? जी सर। देखो, विनय के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं हम लोग। ये विनय कब आया था यहाँ पर? सर, मिस्टर विनय ने आज सुबह ही चेक इन किया था हमारे रिजॉर्ट में, करीब 8 बजे। 8 बजे? जी। अकेले ही आया था या कोई साथ में भी था उसके? अब नहीं सर, वो अकेले ही थे। उनके रूम में कोई बाहर से विजिटर आया था? नहीं सर, बाहर से तो कोई नहीं आया था, लेकिन उनके सेमिनार से उनके रूम में कोई गया हो तो उसका पता नहीं हमें। अच्छा, विनय के बारे में कुछ खास बात याद आती है तुम्हें? मेरा मतलब है कुछ भी, यू नो। आपके रिसोर्ट में इस ब्रीफकेस के लिए कोई पर्सनल लॉकर है? आई एम सॉरी सर, हमारे रिजॉर्ट में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। ओके। हाँ सर, उनके पास एक छोटा सा स्टील का ब्रीफकेस था जिसे वो कुछ ज्यादा ही संभाल के रख रहे थे, और उसके लिए उन्होंने पर्सनल लॉकर के बारे में भी पूछा, बट सर हमारे रिजॉर्ट में ऐसी फैसिलिटी नहीं है। स्टील का ब्रीफकेस? लगता है ये वही स्टील का ब्रीफकेस है जो हमें उसके बेड पर से मिला है। जरूर उसके अंदर कोई कीमती, कोई इंपॉर्टेंट सामान होगा। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि इस विनय की मौत का यही कारण हो। हाँ सर, विनय के रूम में कोई होटल के बाहर से नहीं, होटल के अंदर से आया था और दोनों साथ में ही बैठे थे। सर। हाँ करण। सर, इस फोन पर जो फिंगरप्रिंट है उसे उठा लिया सर। वेरी गुड। देखते हैं आखिरी फोन किसका था। पार्टनर, जरूर किसी पार्टनर ने फोन किया था विनय को। पता लगाना पड़ेगा है कौन ये पार्टनर। हेलो, हाँ, तुम आज से ही काम शुरू कर दो, ये जरूरी है। जिया, दरवाजा खोलो जिया। जिया, जिया दरवाजा खोलो वरना तोड़ देंगे हम, बता रहे हैं हम बस। ये लोगों का रोज का नाटक है। जिया, दरवाजा खोलो जिया। जिया प्लीज दरवाजा खोलो प्लीज, नहीं तो हम तोड़ देंगे दरवाजा, बोल दे रहे हैं हम। जिया, जिया, पुलिस को फोन करते हैं तभी बात समझ में आएगी। जिया, दरवाजा खोलो जिया। जिया,
सर। हाँ तारिका। सर, उसकी खोपड़ी में एक अजीब बात है। अच्छा, क्या अजीब बात है? सर, इसकी गर्दन पे ना तो किसी चीज से काटने का निशान है और ना ही तोड़ने का। लेकिन कोई ना कोई निशान तो जरूर होना चाहिए। हाँ, कोई निशान तो होना ही चाहिए। अगर हथियार का नहीं है तो किसी और चीज का निशान होना चाहिए जिससे मारा गया। और इसकी खोपड़ी का अंदर का हिस्सा बिल्कुल खाली है। ऐसा लगता है जैसे कि सारी चीजें पिघलकर बह गई हो। ऐसा कैसे हो सकता है तारिका? इसके अंदर कोई मोम तो होता नहीं। खून है, मसल्स हैं, टिश्यूज हैं। हाँ, लेकिन ये खोपड़ी बिल्कुल खाली है। अच्छा तारिका, इसकी खोपड़ी में से जो फ्लूइड निकला था, तुम उस फ्लूइड को चेक करो, उसमें जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। सर। हाँ? ये देखिए। अरे एसिड, इसकी खोपड़ी के अंदर एसिड। सर, इसका मतलब है एसिड या किसी केमिकल से इसके सर के अंदर के हिस्से और इसके शरीर को पिघला दिया गया और फिर स्टीम बॉक्स के ड्रेन पाइप से बाहर निकाला गया। हाँ, और वो भी 30 मिनट के अंदर। सर, ये कैसे हो सकता है? हमने तो पढ़ा था कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में किसी भी बॉडी को पिघलने के लिए कम से कम 20 घंटे लगते हैं। You're right, श्रेया, 20 घंटे ही लगने चाहिए, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। एक और बात, इस ड्रेन पाइप में मुझे कैल्शियम फॉस्फेट, जिससे इंसान की हड्डियां बनती हैं, वो और कुछ टिश्यूज के टुकड़े मिले हैं। मुझे लगता है जिस एसिड से इस आदमी के शरीर को पिघलाया गया है, यह एसिड किसी की इन्वेंशन है, कोई नई खोज। हाँ सर, उस बोतल के निचले हिस्से से जो निशान बना था जिस केमिकल से, वो भी एसिडिक है और हमारे किसी केमिकल से मैच नहीं करता। लेकिन सर, अगर इस एसिड ने रजीत की बॉडी को पिघला दिया तो फिर वो स्टीम बॉक्स क्यों नहीं पिघला? वो इसलिए क्योंकि ये एसिड किसी मेटेलिक चीज को नहीं पिघलाता है, और इसीलिए इस एसिड को कांच की बोतल में रखा गया था। सर, फिर तो उसे बहुत दर्द हुआ होगा। नहीं वंश, मुझे नहीं लगता है इसे दर्द महसूस हुआ होगा। क्यों सर? क्योंकि श्रेया, पहले इसे बेहोश कर दिया गया था। मतलब पहले इसे बेहोश किया गया, फिर मारा गया, उसके बाद स्टीम बॉक्स की ड्रेन पाइप से बहा दिया गया। बहुत ही डरावना और भयानक तरीका है किसी की जान लेने का। हाँ, और बहुत ही अजीब भी। ये सब कैसे किया गया होगा, ये कौन सा एसिड है, ये सब पता लगाने के लिए मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन सर, अगर ये किसी का आविष्कार है, नई खोज है, तो जाहिर सी बात है उसने इसके पेटेंट को रजिस्टर करवाया होगा। बिल्कुल करवाया होगा। इंटरेस्टिंग। इसका मतलब जिसने भी पेटेंट रजिस्टर करवाया है उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमें गवर्नमेंट ऑफिस से मिल सकती है। हेलो, क्या? रजीत का? ओके। अभी पता चला है कि विनय ने जिस पार्टनर वाले नंबर पे फोन किया था वो और किसी का नहीं बल्कि रजीत का नंबर था। इसका मतलब विनय और रजीत एक दूसरे को जानते थे, और रिजॉर्ट में विनय के कमरे में हमें जो 2 ग्लासेस मिले थे उनमें से एक ग्लास शायद रजीत का था। अब तो विनय के घर वालों से ही पता करना पड़ेगा। लगता है रिकी घर पर नहीं है, तोड़ दो दरवाजा। चेक करो।
बॉटल देखो, इसका नीचे का हिस्सा बिल्कुल वैसे ही है जैसा निशान हमें रिजॉर्ट के स्टीम रूम में मिला। तो इस केमिकल से रिकी ने रजित की बॉडी पिघलाकर उसका खून कर दिया है? हाँ, लेकिन एक स्टीम रूम का अटेंडेंट किसी को इतनी चालाकी से नहीं मार सकता। ये उसके दिमाग का काम हो ही नहीं सकता। कोई है जो उससे ये करवा रहा है। कौन करवा सकता है ये सब? इसका जवाब तो रिकी देगा। हाँ, और उसके लिए रिकी का मिलना बहुत जरूरी है। चलो बाहर लोगों से पूछते हैं, शायद उसे जाते हुए किसी ने देखा। एक्सक्यूज मी, आप लोग सब यहीं आसपास रहते हैं? जी जी, ये वो रिकी रहता है यहाँ पे, आप लोग उसे जानते हैं? आज आपने उसे देखा? हाँ सर, मैंने देखा उसे। बड़ी जल्दी में लग रहा था और एक बैग भी था उसके हाथ में। अच्छा, यहाँ से किस तरफ गया था वो? सर उस तरफ। उस तरफ? हाँ सर, एक ट्रक आया और रिकी उस पे बैठ के निकल गया। थैंक यू, चलो उस डायरेक्शन में देखते हैं। ये देखो, यहाँ पे रेत गिरी है, शायद ट्रक से गिरी होगी। इसका मतलब जिस ट्रक में रिकी गया वो ट्रक बिल्डिंग मटेरियल लेके जा रहा था। यहाँ आसपास कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ढूंढना पड़ेगा। जी कहिए। सीआईडी। सीआईडी? जी, पिछले हफ्ते में जितने भी एसिडिक केमिकल्स को पेटेंट कराया गया है उन्हें रजिस्टर करवाने वालों के नाम और पते हमें चाहिए। केमिकल का कोई नाम भी तो होगा। आप वो फाइल हमें दे दीजिए, हम खुद ढूंढ लेंगे। ठीक है। ये देखो, ये एसिड हाइड्रोवर्क्स नाम की एक कंपनी ने रजिस्टर कराया है और इस कंपनी के मालिक हैं रजित और विनय। इसलिए विनय के सेल फोन पे रजित का नंबर पार्टनर के नाम से सेव था। रजित अपने खोज से मरा और उसका पार्टनर विनय एक बंद कमरे में मरा हुआ मिला। इंटरेस्टिंग। ये केस तो और भी ज्यादा उलझता जा रहा है। नैना जी, हमें भी बहुत दुख है विनय की मौत का। हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। हाँ, लेकिन आपसे थोड़ी जानकारी चाहिए हमें। मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा कि विनय से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। बेहद शरीफ और मिलनसार इंसान थे मेरे विनय। अच्छा, ऐसा कोई हादसा या कभी उनकी किसी के साथ कोई तू मैं हुई हो या कोई दुश्मनी, कुछ याद है आपको? दुश्मनी तो कोई नहीं थी, पर हाँ, कुछ दिनों से हमें कुछ धमकी भरे फोन जरूर आ रहे थे। धमकी? कौन थे ये लोग? मालूम नहीं, पर मैंने बहुत समझाया उन्हें कि उन्हें जाके पुलिस में कंप्लेन कर देनी चाहिए, पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। कहते रहे कि कोई मजाक कर रहा होगा। सीरियसली लिया ही नहीं इस बात को। नैना जी, आप हमें हाइड्रोवर्क्स के बारे में क्या बता सकती हैं? हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से विनय और रजीत दोनों पार्टनर्स थे और इन दोनों ने मिलकर एक बहुत ही खास केमिकल की खोज की थी। देखिए, मैं बस इतना जानती हूँ कि वो दोनों साथ में काम कर रहे थे, बस। देखिए नैना जी, उसी केमिकल का इस्तेमाल करके पहले किसी ने रजीत को और फिर विनय को मार डाला। ऐसा कैसे हो सकता है? वो केमिकल तो विनय अपने साथ लेकर जाने वाले थे, एक ब्रीफकेस में। उन्हें सेमिनार में कुछ पेपर सबमिट करने थे और वही उन्हें रजित से भी मिलना था। अच्छा नैना जी, क्या पहले कभी ऐसी कोई घटना हुई है जिससे हमें कोई सुराग मिल सके? ऐसा कुछ खास तो नहीं, पर हाँ, कॉलेज के दिनों में जब वो जूनियर कॉलेज में पढ़ते थे तब कुछ तो केस हुआ था जिसकी वजह से उन्हें कॉलेज से रेस्ट्रिकेट कर दिया गया था। अच्छा, वो केस क्या था, कुछ उसके बारे में पता है आपको? देखिए, मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती, पर बस
बस इतना पता है कि कुछ तो केस हुआ था जिसकी वजह से उन्हें रेस्ट्रिकेट कर दिया गया था बेवजह। कौन सा कॉलेज था ये? GRN कॉलेज। थैंक यू। विनय और रजीत के खून का इस कॉलेज की घटना से क्या संबंध है, पता करना पड़ेगा। ये देखिए, रेत यहाँ पे पड़ी हुई है और ये देखो टायर के मार्क्स। इसका मतलब ट्रक यहाँ पे आके रुक गया था, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन का काम भी तो बंद है। यही वजह है कि अब हमें ये पूरी जगह चेक करनी होगी। आओ अंदर चलकर देखते हैं। सर, देखिए यहाँ पे है। रिकी, रिकी, ये तो ठंडा पड़ गया। हाँ सर, इसकी स्किन भी कड़क हो गई है। पहले इसे हॉस्पिटल पहुंचा। इशिता, एम्बुलेंस बुलाओ। ये जेल क्या है इसके बारे में तो पता करना होगा। इन टुकड़ों को लैब ले चलो। जिस तरीके का केमिकल हमें क्राइम स्पॉट पे मिला है, उसी तरह का केमिकल मैंने बनाया है और ये केमिकल मैं इस बॉक्स में डालता हूं। अरे का बॉडी टेम्परेचर मिला? नॉर्मल है सर। गुड। इस स्टीम बॉक्स में जो बॉडी है ये लगभग इंसान की बॉडी की जैसे ही है। आपका कहने का मतलब है क्लोन की तरह? ऐसा ही समझ लो। अब इस मशीन में हमने जो केमिकल डाला है उसकी स्टीम हम इस स्टीम बॉक्स में पास करते हैं। लगभग 30 मिनट तक हम स्टीम पास करते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। गजब हो गया सर, 30 मिनट में पूरी बॉडी डिसॉल्व हो गई। हाँ निखिल, ये केमिकल बहुत पावरफुल है। थोड़ी सी मात्रा में पूरी की पूरी बॉडी पिघल करके बह जाती है। रिकी की बॉडी भी इसी केमिकल की वजह से फ्रीज होकर के अकड़ गई थी। आई सी, बहुत ही खतरनाक केमिकल है ये। एक्सक्यूज मी, हम लोग सीआईडी से 2005 के केस के सिलसिले में आपसे थोड़ी पूछताछ करनी थी। 2005? ये तो बहुत पुराना केस है, लगभग 9 साल पुराना। आप रमेश जी से पूछिए।
वो यहाँ के सीनियर है। थैंक यू। रमेश जी, हम लोग सीआईडी से 2005 में एक घटना हुई थी जिसमें रजित और विनय का नाम आया था। रजित और विनय? सर क्या है कि हर साल इतने लड़के लड़कियां आते हैं तो नहीं, उस केस में इन दोनों लड़कों को रेस्ट्रिकेट किया गया था। रेस्ट्रिकेट? अरे हाँ, याद आया। उस साल कॉलेज के एक स्टूडेंट की मौत हो गई थी और इन दोनों लड़कों का नाम भी उस केस से जुड़ गया था। काफी बवाल हुआ था। ये स्टूडेंट कौन था और उसकी मौत कैसे हुई? मैडम, बहुत अजीब तरीके से हुई थी। ये किस्सा लेबोरेटरी में हुआ था। इतनी देर तक कौन काम कर रहा है? कौन काम कर रहा है? अरे भाई, खोगे का काम में जवाब तो दो। कब तक काम करोगे? अरे चुप क्यों हो? बताओ, मैं लेबोरेटरी बंद करूं या खुली रहने दूं? ये देखो संपत को क्या हो रहा है? सर बचाइए इसे, प्लीज सर बचाओ इसे। सर देखिए ना संपत को क्या हो रहा है। सर देखिए ना। क्या कुछ करो भाई। सर क्या हो रहा है, देखिए ना सर बहुत भयानक था वो। ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। एक आदमी खड़ा था और खड़े खड़े पिघल गया। संपत नाम था उसका। पुलिस केस भी हुआ था और विनय और रजित को रेस्ट्रिकेट किया गया था। इस केस से जुड़ी सारी फाइलें चाहिए। हेलो, कहाँ? कौन से रेस्टोरेंट? ठीक है, मैं पहुंचती हूँ। नजर रखना। मजा तो आता है यार। अरे काहे का मजा यार? पता है, रात को जैसे ही जाते हैं ना उसके घर के सामने, तभी चौकीदारों को पटाना पड़ता है। मैडम, आप यहाँ कैसे? तुम लोग क्या समझते हो? तुम लोग कुछ भी करते रहोगे और तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैडम, हमने क्या किया? एक लड़की का जीना हराम कर रहे हो और पूछ रहे हो क्या किया है? टेढ़ी बात करोगे ना तो सीधा करना हमें आता है। क्यों कर रहे हो ऐसा? मैम, हम खुद नहीं गए उसके घर, वो खुद ही हमें बुलाती थी। हम पहले भी बता चुके हैं मैम आपको। और मैडम, आपको जानना ही है तो आप जिया से बात करो ना। वो क्यों बुलाती है हमें? वो झूठ नहीं बोलती है। सर हम सच बोल रहे हैं सर, हमारा यकीन कीजिए प्लीज। हाँ जानता हूँ, राजा हरिश्चंद्र के चेले हो ना तुम लोग। देखो, लास्ट चांस करो, सच सच बताओ, उस लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो? और अगर सीआईडी का तरीका अपनाओगे ना तो तोते की तरह बोलना शुरू कर दोगे। लड़कियों को छेड़ता है।
कहने पे किया ये सब? एक्सपेरिमेंट हो रहा था साइंस लैब में 2005 में और बेस्ट इन्वेंशन करने वाले को स्कॉलरशिप मिल रही थी। ये तो स्टूडेंट पिघल के मर गया था संपत। इसने एक स्पेशल एनेस्थीसिया बनाया था बेहोश करने की दवा, जो किसी भी मसल को 5 मिनट के लिए फ्रीज कर सकती थी। और ये रजित और विनय, इन्होंने एक ऐसा केमिकल बनाया था जो किसी भी चीज को 30 मिनट के अंदर पिघला सकती थी। सर ये देखिए। ये भी उस वक्त कॉलेज में था, पर ये बात उसने हमसे छुपाई। पैसे लिए? हाँ, ये देखो। अब खुश? गुड। ये रहा तुम्हारा सामान। तो ये है दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कार जो अब मेरा होगा। बिल्कुल तुम्हारा है। थैंक यू। वेलकम। ये छुप छुप के क्या कर रहे हो? हैं? क्या कर रहे हो छुप छुप के? आगे मत बढ़ना, वरना ये बोतल इसी के साथ मैं फोड़ दूंगा। मत बढ़ना आगे, कह रहा हूँ आगे मत बढ़ना, नहीं तो ये मारा जाएगा। तुम यहाँ से जा नहीं सकते हो, छोड़ो उसे। आगे नहीं बढ़ना। कहा ना, मैं झूठ नहीं बोला मैं। पीछे रहो, आगे मत बढ़ना। हॉस्पिटल लेकर आओ जल्दी। हाँ, मैंने ही मारा उसे। विनय और रजित के केमिकल का इस्तेमाल करके मैंने संपत को लैब में मार डाला। रेतेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और संपत के बनाए हुए केमिकल पर अपना नाम डालकर मैंने उसे भेज दिया। क्यों किया तुमने ऐसा? मुझे पैसों की जरूरत थी। मेरे खर्चे पूरे नहीं पड़ रहे थे। और जब मुझे पता चला कि संपत ने एक ऐसे केमिकल का आविष्कार किया जिससे बॉडी फ्रीज हो जाती, उसकी इंटरनेशनल मार्केट बहुत ज्यादा थी। उससे वो केमिकल हासिल करने के लिए मैंने उसे भी मार डाला। रजित और विनय को उन्हीं के खोजे हुए केमिकल से मार दिया और केमिकल बेच के पैसा कमाना चाहते थे, क्यों? हाँ। और इसमें वो स्टीम रूम का अटेंडेंट रिकी, उसने तुम्हारी मदद की थी। हाँ, लेकिन मैंने उसे पैसे दिए थे। इस बॉटल का सारा केमिकल टीम बॉक्स में डाल देना। जैसे ही काम खत्म हो जाए इस बॉटल को गायब कर देना, है ना? हाँ, समझ गया। चलो निकलो। मैंने पहले विनय को मारा। और फिर रिकी की मदद से मैंने रजित को खत्म कर दिया।
विकी तो तुम्हारा साथी है ना, फिर उसे मारने की कोशिश क्यों की तुमने? विकी मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। मैं सोच रहा हूँ कि जुबान भी कितनी कीमती चीज है, अगर फिसल जाए तो करोड़ों का नुकसान करा दे, इज्जत गवा दे, फांसी चढ़वा दे। मतलब? वो केमिकल की बोतल मेरे सीने में 2 मर्डर्स के राज बहुत ज्यादा है, जुबान झेल नहीं पाएगी, वजन तो करना ही पड़ेगा। लो पैसे पकड़ो और अपना मुंह बंद रखो, समझे? उसी केमिकल से मुझे डरा रहा था। क्या करता? जरूरत थी और मजबूरी। शट अप! समाज की भलाई के लिए की गई खोज का गलत इस्तेमाल किया है तुमने। 3 खून किए हैं। तुम जैसे लोगों के लिए कानून ने भी एक खोज की है, फांसी। आप लोगों को जरा सा भी एहसास नहीं हुआ कि आप लोग सब मिलकर एक अकेली लड़की के साथ इतनी नाइंसाफी कर रहे थे? कोई इस तरह से परेशान करता है किसी को? बोलिए। सॉरी मैडम, ये रमेश जी को अपना फ्लैट बेचना था और उन्हें अच्छा बायर भी मिल गया था, इसीलिए सब। और मैडम, जिया घर खाली करना भी नहीं चाह रही थी और उसके लीज एग्रीमेंट को खत्म होने में अभी टाइम था। मैडम, ये रमेश जी ने एक दिन आकर हमें अपनी तकलीफ बताई और हमसे हेल्प मांगी। तो आप लोग ने मिलकर ये ड्रामा किया, एक लड़की के कैरेक्टर पे कीचड़ उछाला। आप लोग ऐसा कर कैसे सकते? और रमेश जी, आप पैसों के लालच में इंसानियत भूल गए। सॉरी मैडम, मुझसे गलती हो गई, अब ऐसा नहीं होगा। जिया अब यहीं रहेगी, इसी फ्लैट में। जिया, मुझे माफ कर दो, आई एम रियली सॉरी। प्लीज सर, सॉरी बोल के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। थैंक यू मैम, आपने मेरी बहुत हेल्प की, वरना मैं अपने पेरेंट्स के पास वापस चली जाती। देखो जी, कभी घबराना मत, अपने हक और अपने सम्मान के लिए हमेशा लड़ना, समझे? बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मैम। सर, ये तो वही गाड़ी है जिसके बारे में हमें ज्वेलरी शॉप के मैनेजर ने बताया। पूर्वी, गाड़ी तेज चलाओ, ये लोग किसी भी हाल में हमारे हाथ से बच के जाने नहीं चाहिए। जिगर, ये देख तो अपना कोई पीछा कर रहा है बहुत देर से यार। सीआईडी, ये कहां से आ गए? गाड़ी भगा। जिस तरह से इन लोगों ने गाड़ी तेज की है, ऐसा लग रहा है इन लोगों को पता चल गया कि इनका पीछा कर रहे हैं। हो सकता है। जल्दी कर, जल्दी कर। जल्दी भगा। अब ये कहां से आ गए? पूरी संभाल के, आगे लोग हैं। फोन करके भागने का यही नतीजा होता है। एम्बुलेंस को फोन करो, चेक करो, देखो कोई सुराग मिलता है कि नहीं।
बैग और ये दो मास्क मिले। सर, ज्वेलरी शॉप लूटने वाले लड़के इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट थे और उनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। पढ़े लिखे और अच्छे घर से थे। इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों ने ज्वेलरी शॉप लूटा? किस लिए? क्या जरूरत पड़ी उन्हें? और हैरानी की बात तो यह है कि उन्होंने पूरी दुकान नहीं लूटी, सिर्फ 10 से 12 लाख रुपए का सामान लिया और निकल लिए। शायद उन्हें लूटने की जरूरत थी। सर, ये मयंक और जिगर के माता पिता हैं। माफ कीजिए, ऐसे समय पे आप लोगों को यहाँ पे बुलाना पड़ा। हम आपके बच्चों के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। सर प्लीज मेरे मयंक को मुझे वापस दे दीजिए। हमारा एक ही बच्चा है और इस उम्र में हमसे ये सदमा बर्दाश्त नहीं होगा सर। प्लीज सर, प्लीज मेरे मयंक को वापस दे दीजिए। देखिए मैडम, आप प्लीज अपने आप को संभालिए, प्लीज। सर, हमारा बच्चा एक इंजीनियर स्टूडेंट था, उसे पढ़ने और स्पोर्ट्स के अलावा कुछ और नहीं करना था, और इस एक्सीडेंट में उसकी मौत। मेरा बेटा भी बहुत अच्छा लड़का था, फिर भी उसके साथ ये सब। हम समझ सकते हैं कि आप लोगों पे क्या बीत रही है, मगर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके बच्चों की मौत तब हुई जब वो ज्वेलरी शॉप को लूट के भाग रहे थे। अरे अरे कौन हो तुम लोग? ये बहुत गलत कर रहे हो तुम लोग। जल्दी मार, जल्दी मार, जल्दी मार, नहीं तो मार दूंगा। तू चल जल्दी खोल। अरे ये बहुत गलत कर रहे हो तुम लोग। निकाल रहा हूँ, जल्दी खोल, जल्दी कर। सारे पैसे निकाल, सारे पैसे निकाल। ले पकड़ा, हाथ में पकड़ा, जल्दी कर। खोपड़ी में ऑन कर दूंगा। ज्यादा हिलेगा ना तो ठोक दूंगा। जल्दी जल्दी, चल 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 जल्दी जल्दी। ठोक दूंगा, ज्यादा चलाकी की कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा। चल निकल निकल, जल्दी निकल, कोई हिलेगा तो मार दूंगा। चुप रहिए आप लोग कुछ भी इल्जाम लगा देंगे और हम मान लेंगे। हमारे बच्चों का एक्सीडेंट हुआ है और आप उन पर इल्जाम लगा रहे हैं। हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छा ही समझते हैं, लेकिन वो बाहर क्या करते हैं वो खुद जानते हैं। सच को मानना पड़ेगा, लोगों ने देखा है, गवाह है, सबूत है। सर बहुत छोटी रकम है, इससे ज्यादा तो बच्चे जब फॉरेन घूमने जाते थे वहां उड़ाकर आ जाते हैं। अरे हमारे बच्चों को चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है, वो हमसे मांग सकते थे, लेकिन जिस गलती को छुपाने के लिए उन लोगों ने ये चोरी की, शायद उसका कारण आप लोगों को बताना नहीं चाहते हो। देखिए मेरा बेटा जिगर बहुत अच्छा लड़का था, जरूर उसको किसी ने उकसाया होगा, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। देखिए मैडम, सच्चाई तो यही है कि अपराध हुआ है। मयंक और जिगर ने ज्वेलरी शॉप को लूटा है। अब हमें यह देखना है कि उन्हें इस पैसे की जरूरत क्यों थी, किसको देना था। हा? अच्छा ये बताइए कि आपके बच्चों ने पिछले कुछ दिनों में कुछ अलग सा बर्ताव किया, कुछ भी अजीब सा? हाँ, पिछले कुछ दिनों से मयंक वॉशरूम में बहुत ज्यादा जाता था, जबकि वो बीमार भी नहीं था, और वॉशरूम में 2-3 घंटे रहता था वो। तो आपने पूछा नहीं उससे कि वो बाथरूम में इतना टाइम क्यों लगा रहा था? जब भी मैं उससे पूछती वो मेरी बातें टाल देता था। आफरीदी, क्या? ओह, ठीक है। तो सर फ्रेडी का फोन था। उस कार का पता चल गया है जो जिगर और मयंक चला रहे थे।
वो किसी ईशन का नाम के आदमी की है। सुन, शाम को 6 बजे अगर मेरे पैसे गैरेज नहीं पहुंचे ना तो 7 बजे मेरे आदमी वहां पे पहुंचेंगे। फिर जो वहां पे तोड़फोड़ होगी ना उसका जिम्मेदार तू होगा, तू समझा? हम लोग सीआईडी से हैं। ये शंकर कहाँ है? शंकर बहुत भाग लिया तू, अब तेरी रेस यही खत्म होती है। नहीं साहब, नहीं, मारना नहीं, मैं सब सच बताता हूँ साहब, सब बताता हूँ। आंखें खोल के देख, ये मयंक और जिगर है। इन दोनों को दी थी ना कार तुमने दुकान लूटने के लिए? हाँ साहब, यही दोनों गाड़ी लेके गए थे, पर माँ कसम साहब मुझे नहीं पता था कि ये दुकान लूटने के लिए मुझसे गाड़ी लेके जा रहे हैं। मुझे तो बोला भाड़े पे गाड़ी चाहिए, गोवा जाना है, दे दिया। और साहब अपना तो धंधा ही है भाड़े पे गाड़ी देना, चुराई हुई। लेकिन साहब पुरानी गाड़ी खरीदना और बेचना। ये चोरी की गाड़ियों का धंधा करता है और तुम लोग इसका साथ देते हो। सर हमें कुछ नहीं पता, हम तो बस अपनी मजदूरी के पैसे लेते हैं और कुछ नहीं सर। हाँ सर, ये सच कह रहा है। सर हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। ठीक है वंश, इससे इसकी सारी डिटेल ले लो, बाकी का पता तो हम लगा ही लेंगे। नहीं, ये मयंक का कमरा है। एक सेकेंड, आप जरा बाहर रुकिए, हम देख लेते हैं। आप पैम्पलेट्स, ये पैम्पलेट्स, ये पैम्पलेट्स मेरे बेटे मयंक का है। वो कॉलेज में एनुअल फंक्शन के ऑर्गेनाइजर कमेटी का मेंबर था। ये इन चीजों को पहचानती हैं आप? ये आपको कहां से मिली? ये तो ज्वेलरी मेरी है। फ्लश टैंक के अंदर से। ये फ्लश टैंक में कैसे पहुंची? पहुंची नहीं, छिपाई गई थी। छिपाई गई थी? पर किसने? मयंक के बाथरूम में मयंक के अलावा और कौन छिपा सकता है? हे भगवान, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा मयंक ऐसा कर सकता है। मयंक के कोई शौक, कोई आदत? नहीं सर, कुछ भी नहीं। उसके दोस्त? ज्यादा नहीं, लिमिटेड, बस 4 या 5। अच्छा, मयंक के सारे दोस्त कॉलेज के ही थे या बाहर के भी थे? नहीं, उसके सारे दोस्त कॉलेज के ही थे, बाहर का कोई नहीं था। क्या नाम बताया था आपने कॉलेज का? क्यों डॉक्टर साहब, आपने हमें अर्जेंटली बुलाया? हाँ दया, बात ही कुछ ऐसी है। क्या हो सर? बॉस, ये केस तो एकदम पलट गया।
जैसा हम सोच रहे थे वैसा नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि इन दोनों की मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई है, बल्कि गोली लगने से हुई है। क्या? मगर सर, इनकी मौत तो हमारी आंखों के सामने हुआ है, एक्सीडेंट से। हाँ, लेकिन इनकी मौत एक्सीडेंट से पहले ही हो चुकी थी। ये देखिए, ये है वो गोली जो उनके शरीर में से निकली है। और देखो दया, ये है इन दोनों के सीने पर इस गोली के घाव। गोली यहां लगी। मगर सर, ये गोली चली कैसे? और चलाया किसने? सर, हमारी गाड़ी उनकी गाड़ी के ठीक पीछे थी। उनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा, स्टीयरिंग पर से कंट्रोल छूटा और गाड़ी इस दीवार से आके टकरा। गोली सामने से चलाई गई थी। सर, गोली तो हम पीछे से चला रहे थे और वो भी टायर पे। तो फिर गोली सामने से आई कैसे? गोली अगर सामने से चली थी तो इसका एक ही मतलब हो सकता है, गोली चलाने वाला यहीं कहीं सामने की तरफ छुपा हुआ होगा। मगर श्रेया, सामने तो दूर दूर तक कोई था ही नहीं। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली सामने से सीने पे लगने का प्रूफ है तो गोली सामने से ही चली है। बिल्कुल भैया, गोली सामने से ही चली है और गोली बिल्कुल सीधी लगी है, बहुत करीब से, क्योंकि घाव बताते हैं कि बहुत करीब से गोली लगी है। और ये विंड स्क्रीन बताता है कि विंड स्क्रीन को छेदती हुई गोली बाहर नहीं गई है, क्योंकि विंड स्क्रीन पे अगर गोली लगी होती तो छेद होता। ये तो ऐसा लगता है जैसे पेड़ से टकरा करके गोली लगी है। इसका मतलब गोली बाहर से नहीं, अंदर से चली है। बिल्कुल लगता है, गाड़ी के डैशबोर्ड में से या एसी डक्ट में से या विंड चैनल में से। और अगर ऐसा है तो बुलेट या गन के मार्क जरूर मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे, चेक करते हैं। वंश, गाड़ी नहीं चलो। यस सर। अश्विन, क्या यार, बोला था ना कि सारे पोस्टर्स और बैनर लग जाने चाहिए, अभी तक नहीं हुआ। हो रहा है यार, एक ही तो लैडर है, कर लेंगे, टेंशन मत ले। तुम एक काम करो, वो स्टेज पर जाकर देखो वहाँ का पूरा अरेंजमेंट हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो तुम माया से कहना, वो तुम्हें अरेंज कर देगी। ओके ठीक है, मैं बोल देती हूँ। एक्सक्यूज मी। यस सर। ये मयंक और जिगर किधर मिलेंगे? वो तो आपको वरुण ही बता सकता है, वो रहा। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। हाय, हम प्रीमियर क्लोथिंग की तरफ से हैं, आपके इस फेस्टिवल के स्पॉन्सरशिप की तरफ से। हाय। हाय। कहिए, हाउ कैन वी हेल्प यू? देखिए, हमें आपकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर से मिलना था। आई मीन मयंक और जिगर से। इस स्पॉन्सरशिप की डील के बारे में कुछ बातचीत करनी थी। कोई खास रीजन ना हो तो आप लोग हमें बता सकते हैं। दरअसल बात यह है कि हम उन्हीं दोनों से डील कर रहे थे, तो हमने सोचा कि स्पॉन्सरशिप की सारी बातें उन्हीं से हो जाए। मगर मयंक और जिगर तो कॉलेज में दिखे ही नहीं। आई मीन शायद आए नहीं। कब तक आएंगे वो? कुछ खबर? नो न्यूज। मैंने भी उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन उनके फोन कॉल्स कनेक्ट नहीं हो रहे। ऐसा कैसे?
हम भी ट्राई कर रहे थे, लेकिन उनके फोन से कोई रिप्लाई नहीं आया, हर बार नो रिप्लाई। कमाल की बात यह है कि ये मयंक और जिगर खुद स्पॉन्सरशिप के इतने पीछे पड़े थे, तब हो नहीं रही थी। देखिए थोड़ा अर्जेंट है, अगर आज ये एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ तो ये डील कैंसिल हो जाएगी। I mean, ये हम स्पॉन्सर नहीं कर पाएंगे आपको, और इन दैट केस ये फेस्टिवल आप लोगों को कैंसिल करना पड़ जाएगा। नो नो, आप ऐसा मत कहिए प्लीज, हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, कॉलेज की प्रेस्टीज का सवाल है। ऑफ कोर्स। आप एक काम कीजिए, आप विक्की से जाके मिल लीजिए, तो वो आपको जिगर और मयंक के बारे में पूरा सही बताएंगे, वो उनके काफी क्लोज है। आप विक्की का एड्रेस और फोन नंबर दे दीजिए, हम उसे मिल लेते हैं। मयंक और जिगर को जो गोलियां लगी है ना, वो बहुत छोटी है, इसीलिए उनके घाव गहरे तो बहुत हैं, लेकिन बहुत छोटे हैं, बारीक है। फिर तो गन भी बहुत छोटी होगी सर। छोटी होगी। नहीं सर, यहाँ तो कुछ नहीं है। सर यहाँ पे भी कुछ नहीं है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक काम करो, इंजन चेक करो, उसमें भी फिट किया जा सकता कुछ। सर सर, ये तार यहाँ अलग से लटक रहा है, किसी फिटिंग के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ये तार जा कहाँ रहा है दया? सर, इसका एक सिरा तो यहाँ एक्सीलेटर से कनेक्टेड है, और ये दूसरा सिरा ये तो साइड मिरर की तरफ जा रहा है सर। साइड मिरर की तरफ जा रहे हैं दया, तो फिर साइड मिरर चेक करना पड़ेंगे दोनों। ये देखो, ये देखिए सर, गन यहाँ है, इसका मतलब है एक्सीलेटर दबा, स्प्रिंग के जरिए ये ट्रिगर खींचा और गोली चल गई। और यहाँ पर है दूसरी गन दया। विक्की। हाँ विक्की, आप लोग? सीआईडी। सीआईडी? क्यों? घबराए हो क्यों लग रहे हो? अरे नेचुरल है, किसी शरीफ आदमी के घर में सीआईडी आएगी तो बंदा घबराएगा ही। अगर आदमी शरीफ हो तो उसे घबराने की जरूरत नहीं। बताइए क्या काम है? हमें आपके दोस्तों के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए थी। कौन से दोस्त? मयंक और जिगर। मयंक और जिगर? क्या हुआ उन्हें? उनकी मौत हो गई। What? Oh no! किसी ने गोली मारकर उन दोनों की हत्या कर दी। वो आपके बहुत अच्छे दोस्त थे ना, आप उनके बारे में हमें कुछ बता सकते हैं? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता सर। जितना पता है उतना ही बता दीजिए। उनका कोई ऐसा सीक्रेट जो उन्होंने शेयर किया हो, या कोई ऐसी बात जिससे उनको टेंशन हो, कोई ऐसा आदमी जिससे उन्हें खतरा हो। ऐसी बातें अक्सर दोस्तों के बीच में छिपी नहीं रहती, है ना? सर हम सिर्फ अच्छे दोस्त थे, हमने आज तक कभी कोई ऐसी बात शेयर नहीं करी। थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, शायद कुछ याद आ जाए। नहीं सर, ऐसी कोई बात हमारी कभी नहीं हुई। ठीक है, तो आप जा सकते हैं। हाँ, पर कुछ भी अगर याद आया ना, कुछ भी, हमें बताना ना भूलिएगा, समझे? जी सर। लेकिन सर, जब ये गाड़ी स्टार्ट हुआ
तो उसने एक्सीलेटर तो दबाया होगा। तो जब पहली बार एक्सीलेटर दबाया तब ये ट्रिगर दब जाना चाहिए था, मगर ऐसा तो नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। और वो क्यों नहीं हुआ मैं बताता हूं तुम्हें। ये देखो, ये तार इस एक्सीलेटर से कुछ इस तरीके से बांधा गया है कि जब एक्सीलेटर दबे ये तार इस मोटर से एक राउंड लिपट जाए। और जब जब एक्सीलेटर दबता था ये तार इस मोटर से लिपटता चला जाता था। और एक मौका ऐसा आया ये तार कस गया, ट्रिगर दब गया और गोली चल गई। और ये काम किसी बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी का है। कौन हो सकता है वो? पैसा कहाँ है? अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा, ये याद मत रखना कि हम कभी मिले थे। ठीक है, लेकिन क्या बात है, इतना घबराए हो क्यों? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मयंक और जिगर का कुछ पता नहीं लग रहा और आज सीआईडी मेरे घर तक पहुंच गई। सीआईडी? हाँ सीआईडी। कभी मुझसे मिलने की अब कोशिश मत करना। कौन हो तुम लोग? सीआईडी। अब बताओ, मयंक और जिगर के साथ तुम दोनों का क्या रिश्ता है और तुम दोनों ने उनका खून क्यों किया? खून हो गया? मयंक और जिगर का कैसे? ये तो अब तुम दोनों बताओगे। बोलो। सर मुझे कुछ नहीं पता सर। सर इसके बॉस अक्का से पूछो, उसको सब मालूम होगा सर। कहाँ जा रहे हो? अंदर। कोई प्रॉब्लम है? किससे मिलना है? अक्का से मिलना है। क्यों? उनसे कहो कि सीआईडी आई है उनसे मिलने। जाओ। कौन है? अक्का, मैं रघु। बोला था ना डिस्टर्ब नहीं करना। क्या काम है? अक्का वो सीआईडी वाले आए। बैठाओ उनको। बोल, मैं आती हूं। 24 घंटे हैं तेरे पास, वरना तेरी फैमिली तुझसे मिलने यहां नहीं शमशान घाट जाएगी। सिर्फ 24 घंटे, समझा?
हम लोग यहाँ ठीक है। बोलो साहब, क्या काम है? मयंक और जिगर को जानती हो? जानती हूँ। क्यों मारा उन दोनों को? साहब, खोटी बात मुझे चलती नहीं। मैंने नहीं मारा उन दोनों को। झूठ हमें भी नहीं चलता। छोकरी तीखी जबान है तेरी, इसे आप समझाओ ना इसे। अक्का मीठा सुनना और बोलना दोनों पसंद करती है। तो फिर सर जो पूछ रहे हैं ना उसका जवाब दो। जिगर और मयंक को क्यों मारा? बोला ना, मैंने नहीं मारा। मारा मारी मुझे पसंद नहीं। दुख है मुझे, वो दोनों जवान लड़के मर गए। कैसे जानती थी उन दोनों को? जानती तो मैं आपको भी हूं साहब। जो यहां इस क्लब में एक बार आ जाता है, मैं उसे नहीं भूलती। क्यों आते थे वो यहाँ पर? अब डांडिया खेलने तो आते नहीं थे। यहां लोग आते हैं पत्ते खेलने। वो भी पत्ते खेलने ही आते थे। हार गए। जो उनकी जेब में था वो भी, और जो मुझसे उधार लिया था वो भी। 10 लाख। 100% ठीक कहा तूने छोकरी। पूरे 10 लाख हारे वो साहब। और फिर तुमने उन्हें मार दिया, है ना? बोला ना एक बार। नहीं मारा मैंने। बिजनेस करते हैं हम साहब, मारा मारी का धंधा नहीं। मुझे मेरे पैसे चाहिए थे, उनकी जान नहीं। सारा पैसा डूब गया मेरा। फिर किसने मारा उन दोनों को? एक लड़का आता था साहब, उन दोनों का पीछा करते हुए। कौन था वो? अक्का की जासूसी करता है? नहीं ताई, आपको कोई कंफ्यूजन हुआ है? मेरे को उल्लू समझता है? मयंक और जिगर के पीछे छुपकर आया किस लिए? मैं किसी के पीछे नहीं आया, सच्ची। मैं तो आपका अड्डा देखने आया था। देख, मेरे को कोई लफड़ा नहीं चाहिए। इस बार के लिए तुझे छोड़ देती हूं। आगे से कभी इधर दिखना मत, समझा? लेके जा रहे बच्चे को। हाँ बोल रहे। उसका स्केच बनवा सकती हो हमारे लिए? टाइम नहीं है मेरे पास। टाइम नहीं है? गैर कानूनी जुए का अड्डा चलाती हो तुम यहाँ पे, हैं? अगर उस धंधे पे बड़ा सा ताला लग जाए तो फिर तो तुम्हारे पास टाइम ही टाइम होगा। कैसी बातें करते हैं आप साहब? अब क्या इतना सा मजाक नहीं कर सकते आपके साथ? आपकी मदद करने के लिए तैयार है। इसके लिए तुम्हें हमारे साथ ब्यूरो चलना होगा। हाँ तो चलेंगे ना साहब। रघु, संभालना पीछे से सब। मैं जरा ब्यूरो की हवा खा के आती हूँ।
सर ये तो हितेश है, मैंने इसे शंका के गैराज में देखा था। आपको पूरा यकीन है कि यही था वो? अक्का एक बार जो किसी का चेहरा देख लेती है ना साहिब, तो फिर भूलती नहीं है। पक्का यही था। तो फिर देर किस बात की? उठा मुझ से। इनसे पूछते हैं। अरे भाई साहब। हाँ जी। ये मैकेनिक हितेश कहाँ रहता है? वो उस तरफ, उस गली में। अरे भाई साहब, ये हितेश का घर कौन सा है? हाँ, सामने वो रहा। सर अब क्या हो गया? अब क्या किया मैंने? तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। हमें हितेश से मिलना है, बुला उसे। सर हितेश तो घर पर नहीं है। कहाँ गया है? पता नहीं कहाँ गया, पर कल से घर भी नहीं आया। ऐसी कोई जगह जहाँ वो अक्सर जाता है? हाँ सर, हो सकता है अपनी बहन से मिलने गया हूँ। बहन का एड्रेस? बहन का एड्रेस, हाँ, A45 शीतल नगर। हितेश, दरवाजा खोलो। हितेश, हितेश दरवाजा खोलो। हमें पता है कि तुम अंदर हो। बहुत हो गया। सर कोई जवाब नहीं दे रहा, कहीं दूसरे रास्ते से ना निकल जाए। निकल के जाएगा कहाँ? पंकज, 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 कमाल है, वहां हितेश ने अपनी कलाई काट ली और यहाँ पे इस लड़की ने अपनी कलाई काट ली। कहीं ये लड़की हितेश की बहन किरण तो नहीं है? हो सकता है सर, एम्बुलेंस आ गई और हितेश के रूम में ही सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट? या सॉरी, हम दोनों ने मिलकर मयंक और जिगर को मारा है। उनकी गाड़ी में गन भी हम लोग को नहीं रखे थे। किरण और हितेश। सर शायद ये लोग शर्मिंदा थे और दुनिया का सामना नहीं कर पा रहे थे, इसलिए इन दोनों ने आत्महत्या करने की कोशिश की। इन दोनों ने मिलकर पहले जिगर और मयंक को मारा, उसके बाद अपने आप को मारने की कोशिश की। ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। सर किरण के घर से कुछ फोटोज मिली है। लड़की कौन है हितेश और किरण के साथ? पता नहीं सर, पर कोई करीबी लगती है। तभी तो सर 2 साल पुरानी ये पेपर कटिंग इसने संभाल के रखी थी। ये आर्टिकल है? इस लड़की ने भी आत्महत्या की थी? हाँ सर, और एक बात, ये लड़की जिया उसी कॉलेज में पढ़ती थी जिस कॉलेज में मयंक और जिगर पढ़ते थे। अच्छा सर, कहीं इस लड़की की आत्महत्या में मयंक और जिगर का तो हाथ नहीं? हो सकता है पंकज, हो सकता है। और शायद किसी का बदला लेने के लिए हितेश और किरण ने मयंक और जिगर को मार डाला। कहाँ है वो दोनों जिन्होंने हमारे बेटे को हमसे दूर कर दिया है? कहाँ है? देखिए प्लीज, आप जरा शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। देखिए अंदर उन दोनों का ऑपरेशन चल रहा है। एसीपी साहब, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, उन दोनों को फांसी जरूर दिलवाइएगा।
देखिए आपको पूरा न्याय मिलेगा, पूरा न्याय मिलेगा। एक ही बेटा था मेरा, उसे भी इन लोगों ने मुझसे छीन लिया। हौसला रखो, भगवान पर। दोनों कैसे हैं, लड़का लड़की? जी लड़का अभी भी क्रिटिकल है, ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ा है। और लड़की? वो ठीक है। बात कर सकेगी? अभी नहीं, वो बेहोश है, कल तक उसे होश आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। रवि, कड़ी नजर रखो इन दोनों पर, देखो कहीं भाग न जाए ये लोग। बस कल सुबह तक का इंतजार है, कल सुबह तक का। मैंने मरवाया है मयंक और जिगर को। क्या? एक माँ अपने बेटे को कैसे मार सकती है? हा? वो मेरा बेटा नहीं था, वो मेरा सौतेला बेटा था। सौतेला ही सही, पर बेटा ही तो था ना वो। फिर क्यों मारा उसने? पैसों के लिए। मुझे पूरी प्रॉपर्टी चाहिए थी, इसलिए मैंने उसे मरवा दिया। और किरण और हितेश को क्यों मारना चाहते थे? क्योंकि वो दोनों मेरा राज जान चुके थे। अच्छा, तो वो तुम्हारा राज जान चुके थे, इसलिए तुमने उन दोनों को अपने प्लान में शामिल कर दिया। और फिर उन दोनों को याद दिलाई अपने बहन के मौत का बदला लेने की मयंक से, है ना? ताकि मयंक के खून में तुम्हारे हाथ लाल ना हो और वो दोनों फंस जाए। हाँ, किरण ने मयंक और जिगर के साथ दोस्ती कर ली। उसे पता चला कि दोनों ज्वेलरी शॉप लूटने वाले हैं और किरण ने ही उनकी मदद की। कार का भी अरेंजमेंट किरण ने ही किया, क्योंकि किरण का भाई हितेश एक मैकेनिक था और उसने ही वो मशीन तैयार की जिससे गाड़ी में गोली चली और दोनों की मौत हो गई। और फिर जिगर
जिगर को क्यों मरवाया? उसका क्या संबंध था तुम्हारे जायदाद के लेने देने से? अगर सिर्फ मयंक को मरवाती तो सारा इल्जाम मुझ पर आ जाता, इसलिए मुझे जिगर को भी मरवाना पड़ा। वाह रे वाह, कैसी माँ हो तुम, कैसी माँ हो तुम जो जायदाद के लिए अपने बेटे का खून कर सकती है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, दो खून किए तुमने, तुम्हें तो शायद फांसी ही होगी, फांसी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।